DG रेस्क्यू 1122 डॉक्टर रिजवान मौजूद है, जो अभी टर्की से ही होके वापस आए हैं। उनसे जानते हैं कि वहाँ पर रेस्क्यू की अगर बात करें तो क्या सूरत हाल थी, क्या सिचुएशन थी, क्या मुश्किलात का सामना किया गया। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। कहिएगा कि आप अभी वापस आए हैं, आपका एक्सपीरियंस किस तरह से आप ये उसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे और सूरत हाल क्या थी वहाँ पर? तो मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उनको किस तरीके से एक्सप्लेन करूं, बिकॉज जो हालात हमने वहाँ पे देखे वो हमारे लिए एक शॉकिंग के जिस शहर में हम पहुंचे, हम दूसरे दिन ही पहुंच गए थे। वी वर वन ऑफ द फर्स्ट इंटरनेशनल टीम जो कि वहाँ पे पहुंची जी। और शुरू की टीमों में थे। तो हमने इमीडिएटली जैसे ही हम वहाँ से पहुंचे हैं यमन दूसरे दिन, तो आप अंदाजा करें कि हर गली के अंदर एक बिल्डिंग मौजूद थी और जो बाकी की बिल्डिंगें थी वो रहने के काबिल नहीं थी और पूरे शहर को वर्चुअली सारे लोगों को जो है वहाँ से बाहर बैठे थे और वो बिल्डिंग के अंदर जा नहीं सकते थे, बिकॉज जितनी बिल्डिंगें थी या वो टिल्ट हो गई थी या उनमें बाकी बच्चे जिनमें क्रैक थे और कोई हमें इधर से बुलाए कि जी इधर आके मेरा कोई देखे मेरा अंदर होगा, कोई इधर बुलाए। हमने इस दौरान फिर 59 पाकिस्तान रेस्क्यू टीम जो कि जिसने अक़वाम मुत्तहिदा से सर्टिफिकेशन ली पहले और फिर उसके बाद पहली टीम है जिसको जनूबी एशिया में यूनाइटेड नेशंस की इंफराद सर्टिफिकेशन मिली। तो जहाँ पे जिस तरह पाकिस्तान में जब ज़लज़ला आया था, हौलनाक ज़लज़ला, तो उस वक्त बाहर से टीमें आ रही थी, हमारे पास अपना कोई निज़ाम नहीं था। अल्लाह का शुक्र है कि आज एक निज़ाम बना की वजह से हम तुर्किया जा सके और उनको जाके मदद कर सके। और वहाँ पे जिस वक्त ये हालात हमने जिस वक्त देखे उनकी, जाके हमारे पास चूंकि ट्रेनिंग थी और लाइफ लोकेटर और बाकी सारा इक्विपमेंट था, तो हमने जाके देखा कि किस बिल्डिंग के अंदर इस वक्त जो है वो वहाँ पे कोई बंदा जिंदा है या नहीं। तो हमने 59 में से 6 बिल्डिंग्स हमें ऐसी मिली जिनमें कि हमें सुबह हुआ कि यहाँ पे लोग जो हैं वो जिंदा होंगे और उसमें से फिर जब हमने सर्च ऑपरेशन किया तो उसमें से 3 बिल्डिंग्स से हमने 6 लोगों को जिंदा निकाला। एक मुझे याद है 80 घंटे से ऊपर हो चुके थे और उस वक्त हमने एक 15-16 साल के लड़के को जिस निकाला, उसकी फैमिली, उसके एक्सप्रेशन वो मैं भूल नहीं सकता। पहले हमने फ्रंट से उसको अप्रोच किया, वो नामुमकिन बात लगती थी, बैक से गए वो भी नहीं हुआ, साइड से फिर हमने क्लियर करके किस तरह से फेयरवेज उसका रास्ता बनाया है। यानी वो आप अंदाजा कर सकते हैं कि क्या वहाँ पे एहसास होंगे। लोग जो उम्मीद वाबस्ता थी कि जी वहाँ पे उनके चाहने वाले या उनके जो अंदर कुछ हो सकता है लोग ट्रैप्ड हो वो निकल आए, लेकिन एक अजीब सी एक चीज थी जो कि वहाँ पे उस वक्त बहुत ही मुश्किल एक टाइम था। ना सिर्फ ये बल्कि अदी अमान बल्कि अताया जो है और उसके बाद इनके बहुत सारे जो और गाजी अंतब में भी हुआ, हतै में भी हुआ, मरामरस जो उनका वो है यहाँ पे भी मुख्तलिफ, तो बहुत सारे शहरों में, सिर्फ एक नहीं है, ये बहुत सारे जो उनके शहर हैं वहाँ पे ये मुतासिर हुए हैं। 4-5 उनके जो शहर हैं और कुछ तो बिल्कुल ही जो है वो उनमें जो तबाही का जो है वहाँ पे जो देखने को मिलती है वो बंदा सोच भी नहीं सकता कि किस तरीके से ये हाल है। और वहाँ पे ऑब्वियसली अभी जो हमारा पहला ऑपरेशन था वो था सर्च एंड रेस्क्यू का, कि जितने लोग जिंदा हैं वो पहले 48 घंटे फिर 72 घंटे या मैक्सिमम 5 डेज में आपको मैक्सिमम जिंदा लोग जो है वो मिलते हैं। उसके बाद फिर अपना जो रिलीफ का ऑपरेशन है वो साथ साथ चल रहा होता है, बिकॉज वो अब सारे लोग वहाँ पे वापस आ नहीं सकते अपने घर में, तो उनको कहीं ना कहीं आपने टेम्परेरी रिहेबिलिटेशन देनी है, वहाँ पे तो सेटल करना है और मीनवाइल जो रिकंस्ट्रक्शन का अमल है और शहर को भी रिहेबिलिटेट करना है ताकि शहर को भी वापस अब वहाँ पे बिजली है, आना पानी है। वर्चुअली 5-7 दिन जो हफ्ता हम यहाँ वहाँ पे रहे पूरा, वहाँ पे जो आप अंदाजा कर लीजिए ना पानी था और न ही बिजली थी और टेम्परेचर वाज -1, रात को -1 हो जाता था। तो किन हालात में वो लोग भी सर्वाइव कर रहे हैं, बिल्डिंग के अंदर जा नहीं सकते, ज्यादातर फैमिलीज छोड़ गई हैं और उनकी जो बाहर बैठे होते थे अपने लवाहिकीन को लेने के लिए और उन्हें बाहर रात को आग जलाते थे और उसके साथ बैठते थे कि किसी तरह से रात गुजार लें और वहाँ पे जो है इन हालात में जो है वहाँ पे इंतजाम कर रहे हैं। सही। अच्छा रिजवान साहब, आपने इस सारी रेस्क्यू के अमल को मॉनिटर किया, जिस तरह आपने मुख्तलिफ शहरों का जिक्र किया, कोलैप्स्ड बिल्डिंग्स का जिक्र किया और वहाँ पे मौजूद है और उस वक्त हमें उन्होंने दोबारा एक नई लोकेशन का कहा तो हमने 2 अपने जो स्पेशलाइज्ड सर्च एंड रेस्क्यू के स्क्वाड्स हैं उनको इस वक्त जो है हमने हटाए भेजा हुआ है, तो वो जो वहाँ से वो अभी इस वक्त वहाँ पे काम कर रहे हैं और जब तक जरूरत होगी हमारे भाइयों को तो वहाँ पे जो है वहाँ पे वो मौजूद रहे। अच्छा रिजवान साहब, रेस्क्यू का जो अमल है, आप वहाँ पर 1 हफ्ता रहे, आपने उसको मॉनिटर किया, आपके ख्याल में ये रेस्क्यू का अमल पूरा होने में अभी मजीद कितना वक्त लगेगा? जिस तरह से कहा कि मैक्सिमम जिंदगियां जो बचती हैं
वो पहले 48 घंटे, फिर 72 घंटे और फिर नॉर्मली 5 और मैक्सिमम 7 डेज है। उसके बाद तो ये है पीरियड ऑफ सर्च एंड रेस्क्यू। साथ साथ जो लोग निकले हैं उनको आपने रिलीफ देना है और फिर उनको आपने कहीं पे जाके टेम्पररी, आफ्टर ऑल वहां पे रह ही नहीं सकते, तो उनको फैमिलीज को कहा उन्होंने कि वहां से आप निकल जाए इन शहरों से, और उनको उन्होंने एक और जगह पे टेम्पररी तौर पे भी सेटलमेंट दी है, ताकि जब तक के शहर में वो बिल्डिंगों को चेक नहीं कर लेते कि कौन सी बिल्डिंगें अब रहने के काबिल है और वहां पे उनको वापस नहीं ला सकते, तब तक उनको वहीं पे सेटल रखा जाएगा, और ताकि उतने अरसे में शहर को रिकंस्ट्रक्ट। ठीक है डॉक्टर रिजवान, कहिएगा कि वहां पर किन चीजों की फौरी जरूरत है? जी, अभी जो इमीडिएट अब नीड्स है, जो कि सर्च एंड रेस्क्यू का काम हो गया और एक स्पेशलाइज काम होता है। अब जो इस वक्त जरूरत है कि जहां पे भी उन्होंने सेटलमेंट बनाई है, क्योंकि ठंड है तो उनको शेल्टर की जरूरत है, यानी आपको टेंट्स की जरूरत होगी, और जहां पे भी टेंट विलेज बनाएंगे ये नहीं पता कितना अरसे के लिए उनको वहां पे रहना पड़े, तो जब तक वो अपने वापस शहर में नहीं आ सकते तो उनको वहां पे रहना पड़ेगा। वहां पे उनको खुराक की और बेसिक बुनियादी नीड्स हैं तो वो सारी उनको वहां पे चाहिए होंगी, तो खाना, उसके साथ जो शेल्टर जो टेम्पररी वहां पे जो आप बनाएंगे वहां पे आपको ये इनको सपोर्ट वहां पे जो है वो देनी होगी, और उसके बाद फिर वो अपना गवर्नमेंट जो भी देख के अपना रिकंस्ट्रक्शन का अमल करेगी और उसमें ताकि शहरों को वापस आबाद किया जा सके और लोग फिर वापस आ सके। और इस दौरान हम याद रखते हैं कि बिल्ड बैक बेटर, यानी पहले से बेहतर तो कंस्ट्रक्शन किया जाए ताकि कल को ये महफूज हो। सही। अच्छा रिजवान साहब, एक अंदाजे के मुताबिक 50 लाख से ज़्यादा लोग जो है वो मुतासिर हुए हैं, बेघर हुए हैं, इन विलेजेस में रह रहे हैं। आपने जैसा बताया जिन चीज़ों की ज़रूरत है, अब तुर्की बहन भाइयों की मदद जो लोग करना चाहें इनफरादी तौर पर, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं ऐसे उस पाकिस्तानी, जिस तरह 1122 है, अल खिदमत फाउंडेशन है, मजीद कौन कौन से प्लेटफॉर्म जहाँ पर मदद की जा सकती है उनकी? देखिए, इस वक्त तो जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो तो ये है कि कई प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अपना जो है वो एक रिलीफ फंड कायम किया है, उसमें भी लोग दे सकते हैं, और अगर फलाही इदारों पे जाते हैं तो इसी तरह से जिस तरह से खिदमत वहाँ पे पहुंची, वो भी वहाँ पे टीम आई, हम जिस दिन जा रहे थे उस दिन आखिरी दिन वो लोग भी वहाँ पे थे, हफ्ते बाद उनकी भी टीम वहाँ पे पहुंच गई थी, और वो अब ज्यादा रिलीफ, यानी जिस तरह से ये टेंट्स और वो चीजें वहाँ पे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर्स फंड है और उस तरह से जो भी कोई से वहाँ पे या उनको हेल्प की जरूरत है, आई थिंक उसको बड़ा कोऑर्डिनेटेड और बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से जो है वो हमें देना चाहिए, और खसूसी तौर पे आई थिंक गवर्नमेंट बहुत सारे टेंट्स लेके उनको जरूर प्रोवाइड करेगी ताकि जो उनको शेल्टर है, और ऑलरेडी एनडीएमए ने कई जगहों पे गवर्नमेंट ने बाकायदा जो है वो जो दवाइयाँ अद्वियात के टेंट्स के इसी तरह से कई जहाज अभी भिजवा चुके हैं, और उनके लिए और मजीद सामान जो है मुसलसल भेजा जाएगा ताकि उनकी जरूरियात के मुताबिक जो राब्ते में भी है, उधर जो एम्बेसडर हैं उनके साथ भी राब्ते में है, इसी तरह जो फॉरेन ऑफिस आपस में राब्ते में है, उधर का अदारा है आफाद उसके साथ राब्ते में है, ताकि जिन चीज़ों की भी उनको जरूरत है उसके मुताबिक वो हम पाकिस्तान से उनको भिजवा सकें। बिल्कुल ठीक। आपने रिजवान साहब हौसला कैसा देखा तुर्किश अवाम का मुश्किल की इस घड़ी में, क्योंकि वहाँ से जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही थी, लोगों ने अपनी दुकानें खोल दी, बेकरीज खोल दी, खाना पीना और बड़ा भाईचारे का वहाँ पर मुजाहिरा किया। बिल्कुल, तो आपने हिम्मत और हौसला कैसा देखा? जी, इस तरह की तो इसमें तो कोई शुबा नहीं है, जिस तरीके से उनका तुर्की के किसी इलाके से भी जो भी कोई वॉलंटियर भी था या जो भी कोई चीजें ला सकता था ला के उसने ये उधर जहाँ पे पानी नहीं है वहाँ पे खाना नहीं है वहाँ पे उन्होंने पानी की वाफर मिकदार में बोतलें लेकर पहुंच गए। इसी तरह किसी ने खाने का बंदोबस्त किया, तो किसी ने उस सर्दी में जो है वहाँ पे एक शोरबा होता है दाल में ऐसे सूप सा बना हुआ, वहाँ पे वो बना रहे थे, और वहाँ पे बस ब्रेड सी होती है साथ, बस यही आपका जो था वो आपका खाना था, और वहाँ पे वो आपको वहाँ पे उन्होंने वो सेटअप कर लिया। उसके बाद और लोग आ रहे थे दीगर, क्योंकि वहाँ पे अब कुछ भी नहीं था तो बाहर से लेकर आ रहे थे, और जिस तरीके से लोगों ने वहाँ पे वो किया है और वाकई अपनी दुकानें क्या वो लेकर बाहर से आ रहे थे, क्योंकि शहर तो बिल्कुल अब इस वक्त ना बिजली ना पानी, और वहाँ से सारे लोग नकल मकानी कर चुके थे। बहुत सारी टीमें भी मदद के लिए पहुंच रही थी, उनके अपने इदारों की बहुत सारी टीमें जो थी वो आ रही थी जो कोई भी हेल्प कर सकते थे। तो जो जज्बा हमने वहाँ पे देखा वो वाकई बहुत मैं समझता हूँ अल्फाज नहीं है मेरे पास उनको एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक हो गया, बहुत। और जिस तरह से मैं खसूसी तौर पे ये भी करता चलूँ कि पाकिस्तान को जिस तरह उन्होंने वेलकम किया, मुझे याद है जिस वक्त एंड में हमने उनको टेंट दिए, वो एक बंदा आया हमारे पास कि मेरे साथ ही इलाका है यहाँ पे सारे के सारे, वहाँ पे वो हमने चेक किया, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से कहा जी कि आप इनको जो है वो टेंट और उनको दे दीजिए हमें उनके जो अफाद। तो जिस वक्त हमने उनको टेंट और वो दिए तो मुझे याद है कि हमारा पाकिस्तान का झंडा था, और उसने उसको इस तरीके से चूमा और कहता है कि ये उस टाइम पे भी जब हमें जरूरत थी मूवमेंट में
और तब भी ख्वातीन ने अपना जेवर बेचा था और पाकिस्तानी हमारी मदद के लिए आए थे और आज भी आए हैं और मेरे पास अल्फाज नहीं है। और लिटरली उसने जिस तरीके से हमें गले लगाया और हमारी वो ख्वाब थे वो अब मैं बयान नहीं कर सकता। डॉक्टर रिजवान, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए।